प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पहले की तरह अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन बड़े मजे से कर रहे होंगे। आइए साथियों, हम शुरू करते हैं लास्ट सेशन को, आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उनकी डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती है। बहुत विस्तार से हमने एक एक चुन चुन के फिजिकल क्वांटिटीज को जाना था, उनकी डायमेंशनल इक्वेशंस को जाना था, उनके यूनिट को जाना था। आइए उसी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने वो डायमेंशनल इक्वेशन क्यों पढ़ी थी, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। दोस्तों, डायमेंशनल इक्वेशन की तीन मोटी मोटी एप्लीकेशन है। कौन कौन सी है? पहली है टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात, आप समझते हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसका फॉर्मूला आया कैसे, ये करेक्ट है या नहीं। बहुत बार आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे, आप कंफ्यूज में आ जाओगे कि आपको ये जो फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला याद है या नहीं है, उसको आप करेक्ट है या नहीं उसको आप चेक कर सकते हो। एनी फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड थिंग, टू derive relation among various physical quantity। लास्ट है, अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, यानी वो उसके लिए आप इससे चेक कर सकते हो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि सर ये इतने फॉर्मूले याद कैसे होंगे। मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मोटी मोटी डायमेंशनल इक्वेशंस आपके पास है, तो उनसे आप उन फॉर्मूलों को डिराइव भी कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है। दूसरा, वो फॉर्मूला सही है या नहीं उसको भी आप चेक कर सकते हो डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से। और क्या कर सकते हैं? हाँ, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू, हमने यूनिट सिस्टम पढ़े थे तीन, उनमें एक यूनिट सिस्टम में आपको वैल्यू मालूम है तो दूसरे यूनिट सिस्टम में आप मालूम कर सकते हो। ये इसकी खूबसूरती है। फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ये थे तीन एप्लीकेशन किसके? डायमेंशनल इक्वेशन के। दोस्तों, आइए वन बाय वन हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले हम कोई एक ऐसा फॉर्मूला लेंगे और उसको हम चेक करेंगे ये करेक्ट है या नहीं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। जो डायमेंशनल इक्वेशन आपको दे रखी है या फिजिकल क्वांटिटी है, उन फिजिकल क्वांटिटी की होमोजेनिटी किस प्रकार हम पता करते हैं। जैसे आपको एक चार प्रकार के ऑपरेशन है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक चीज का आप ध्यान रखना
इनमें तो आपको होमोजेनिटी का, फिजिकल क्वांटिटीज की जो होमोजेनिटी है उसको आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। होमोजेनिटी मीन्स आपको सेम डायमेंशनल इक्वेशन चाहिए, सेम उसकी जो आप देखो सीधी सी बात है, सपोज लेट ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज, दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है और हम उन्हें ऐड करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, उन दोनों को ऐड करना चाहते हो, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो, वो एक ही कंडीशन में ऐड हो सकती है, एक ही कंडीशन में सब्सट्रैक्ट हो सकती है, यदि दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो, सेम हो। इसे कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यानी इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल इक्वेशन सेम होनी चाहिए, तभी वो ऐड हो सकती है, अदरवाइज ऐड कभी भी नहीं होंगी। इन दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन सेम होनी चाहिए, तभी इनको आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, आपके पास एक है डिस्प्लेसमेंट, इसमें आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ही ऐड कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी क्या एक डिस्प्लेसमेंट। तो x प्लस वीटी हो सकता है, x माइनस वीटी हो सकता है, बट यहां पर वीटी स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे x प्लस वीटी स्क्वायर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। x माइनस वीटी स्क्वायर ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन सेम नहीं है। आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन, इसमें भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे x में भी ग्रेटर देन वीटी, इस तरह से हो सकता है, या लेस देन x लेस देन वीटी, यानी यहां पर भी आपको होमोजेनिटी फॉलो कर सकते हो। यहां पर भी दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन सेम होनी चाहिए, इट मस्ट। मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसका ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और ये दो ऑपरेशंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन हो सकता है, उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशनल इक्वेशन सेम नहीं है, इसकी भी डायमेंशनल इक्वेशन इन दोनों के आपस में सेम नहीं है। इसकी एल टी इनवर्स है, इसकी टी है, दोनों इक्वल नहीं है, बट इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको आप डिवाइड भी कर सकते हो। v बाई टी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, है ना। तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बट ऐड नहीं कर सकते और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जब तक कि उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल इक्वेशन सेम नहीं हो, ठीक है। ये तो थी होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इसको हम अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन जो है तीनों को वन बाय वन देखेंगे, और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम नीट, आईआईटी, इनके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, टू डिराइव द करेक्टनेस, सॉरी, टू चेक द करेक्टनेस, कि ये जो फॉर्मूला डायमेंशनल इक्वेशन है इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूं, आप सभी जानते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को स्मॉल v से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, पर अब ये चलता है कि हमें मालूम नहीं है और हम ये मान के चलते हैं कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन टी है। ये मैं लेके चलता हूँ, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, और मैं एक गेस कर रहा हूँ कि हाँ ये फॉर्मूला ये हो सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम, या टाइम का स्क्वायर ले लो, चलो और भी मजा आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला चेक करना है कि ये सही है या नहीं। आप कंफ्यूजन में हो तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या करना है आपको, LHS क्या चेक करना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है उसका डायमेंशनल इक्वेशन चेक करना है। वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन हम सभी जानते हैं, m0 L1 t माइनस 1 होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है।
आरएचएस हम पढ़ के आ चुके हैं, ये सारी सारी चीजें पढ़। आरएचएस का डायमेंशनल इक्वेशन बताइए। ऊपर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर एल स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर। बताओ क्या फॉर्मूला आया, डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनी, m0 यानी m तो है ही नहीं यहां पर, L2 t माइनस 2। बताओ LHS इक्वल टू RHS है क्या? अरे मित्रों बता, इतना तो बता ही सकते हो, ये बराबर नहीं है, तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। और चलो और करवाएं आपसे, और इस तरह से कोई क्वेश्चन और करवाते हैं। ऐसे ही मैं आपको ऐसे दे दूं, एनर्जी, और वो भी काइनेटिक एनर्जी। आप सभी ने 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है, पर आप भूल गए, और आप ये मान के चल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ई के ई, वो है शायद 1/2 m² ऐसे आप सोच के चल रहे होंगे। कुछ भी मान लो, आप इमेजिन कर लो, आप भूल गए, आप गलती से m का स्क्वायर कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, v का क्यूब कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, आप कंफ्यूजन में हो, इसको चेक करना चाहते हो, करेक्ट करना चाहते हो, तो किस तरीके से डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से हम कर सकते हैं, आइए दोस्तों चेक। सबसे पहले LHS की डायमेंशनल इक्वेशन, एनर्जी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, m1L2T-2 है या नहीं, करेक्ट है। RHS में चले, 1/2 की कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होती है m की। m क्या है यहां पर, मास, और मास का स्क्वायर यानी m2, वेलोसिटी l t इनवर्स, और इसकी क्यूब m2 क्यूब है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3, और t -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3। बताओ LHS इक्वल टू RHS है क्या? सर ये भी नहीं है, फॉर्मूला इनकरेक्ट है। सोचो भाई, इसको करेक्ट करने की कोशिश करो। यहां पर करेक्ट करने वाला पोर्शन हम नहीं कर रहे, केवल हम करेक्टनेस चेक कर रहे हैं, करेक्ट है या नहीं। सेकंड जो एप्लीकेशन है उसमें हम ये सब काम करेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला। इस डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से हम फॉर्मूले को, करेक्ट फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको आनंद आ जाएगा, और क्वेश्चनों की जो भरमार है वो यही से ही होती है। डायमेंशनल इक्वेशन है क्या, इनको हम यूज कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी बात यही तो है, उसी को तो हम देख रहे हैं। चलो तो एक और कर लेते हैं इसका एग्जांपल। आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी, चलो पोटेंशियल एनर्जी, और U को मैंने लिख दिया mgh। आपको चेक करना है ये सही है या नहीं। पोटेंशियल एनर्जी LHS, बताओ दोस्तों LHS का, जल्दी जल्दी बताओ भाई। m1L2T-2, आप तो होशियार हो गए बेटे, क्या बात है। RHS का बताओ, मास m1G L T-2, एक्सिलरेशन है ना ये, त्वरण है ये, और H हाइट, ये क्या हो जाएगा L1। बताओ M कितने हैं, 1, L कितने हैं, 2, T कितना है -2। बताओ LHS इक्वल टू RHS। सर ये तो सही है, तो सारे ही गलत थोड़ी बताएंगे आपको, कोई क्वेश्चन तो सही होगा नहीं। तो फॉर्मूला इज करेक्ट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से मिल सकता है दोस्तों, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलता है उसमें आपको 4 फॉर्मूले दे देंगे, और आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। या तो 3 गलत दे देगा 1 सही दे देगा, या 1 सही दे देगा 3 गलत दे देगा। तो आपको चारों रिलेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, और उन चारों फॉर्मूले का जो करेक्टनेस है वो आप इसी अंदाज में फाइंड आउट कर सकते हो।
ये खूबसूरती है हमारी डायमेंशनल इक्वेशन की। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं, टू डिराइव दी। अब आपने चेक कर लिया कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कौन सा है, टू डिराइव दी रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको फॉर्मूला निकालना है, फाइंड आउट दी रिलेशन अमंग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी बता दी और आपसे पूछ लिया कि इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में। तो आइए दोस्तों, हमें मालूम है, इतना तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, पर उसकी पावर कितनी है, प्लस है, डिवाइड में आएगा या ऊपर आ जाएगा, हमें मालूम नहीं है। मैं इसकी पावर ए ले लेता हूं। टाइम हमें मालूम है कि ये टाइम पर भी डिपेंड करती है, पर हमें इतना मालूम नहीं है कि टी स्क्वायर आएगा या टी आएगा या टी क्यूब आएगा, ये भी मालूम नहीं। यही तो समस्या आ रही थी। अभी हमने करेक्टनेस फॉर्मूला किया था, उसमें हमारी समस्या क्या आ रही थी, हम उसकी पावर को भूल रहे थे। उसकी पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 1/2 आएगी, 1/3 आएगी, कितनी आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो हमने यहां पर इमेजिन करके देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट की पावर ए है, टाइम की पावर बी है, उसकी वैल्यूज कितनी है वो अब फाइंड आउट करते हैं। एलएचएस का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एल टू पावर 1 टी इनवर्स। आरएचएस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एल टू पावर ए, टाइम टी टू पावर बी। ठीक है, इसको आप अंदर रख लो, ब्रैकेट में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं चलो ब्रैकेट के अंदर लेता हूं, टी टू पावर बी हो गया। इनको आप एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ लिख लो, एल टू पावर ए टी टू पावर बी। दोनों को हमने क्या पढ़ा था, करेक्टनेस कब था, करेक्ट फॉर्मूला जब LHS इक्वल टू RHS था। तो बराबर कर दीजिए किस बात की देर, एल टू पावर 1 टी टू पावर -1 इज इक्वल टू एल टू पावर ए टी टू पावर बी। बताओ, हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। यहां पर भी एल दिख रहा है, यहां पर भी एल दिख रहा है, यहां पर भी टी दिख रहा है, यहां पर भी टी दिख रहा है। आपको मालूम है कि जब आपने 9th क्लास में एक चीज ये भी पढ़ी होगी, इधर x टू पावर a है, इधर x टू पावर b है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। बेस सेम है तो पावर सिमिलर होती है, इक्वल होती है, आपने ये भी पढ़ा है ना। तो यहां पर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सेम होंगी। मीन्स a इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। a और b की वैल्यू, इन वैल्यूज को कहां पर पुट कर दो मेरे मित्रों, यहां पर पुट कर दो। क्या क्या आ जाएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डी टू पावर 1 टी टू पावर -1, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन टी। प्रोपोर्शनल हटा सकते हो, यहां पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आ गया ना, आपको मालूम नहीं था, आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन था, आप बड़े द्वंद्व में थे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा या नीचे आएगा, पावर 2 में आएगा, 3 में आएगा, 1 में आएगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था, ये तो आपको याद था, पर ये वहां बड़ी हेल्प करता है जहां पर डिफिकल्ट यानी बहुत ही मुश्किल, जैसे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम,
वो ओसिलेट करता है। तो टाइम पीरियड में वहां पर लेंथ आएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, उसकी पावर हाफ आएगी, एल की पावर हाफ, जी की पावर माइनस हाफ, वहां प्लस हाफ माइनस हाफ, वहां अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि जी ऊपर आएगा एल नीचे आएगा, या एल ऊपर आएगा जी नीचे आएगा। डेफिनेटली बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, जो विद्वान आदमी है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है, वो भी भूल जाते हैं। उनके लिए लास्ट में अंतिम चारा यही है, लास्ट में उनको यही काम करना पड़ता है, डायमेंशनल इक्वेशन की मदद लेनी पड़ती है, और उसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके आपस में जो रिलेशंस हैं, उनको हम आसानी से एक चुटकी से, ये समझ लीजिए आप, आसानी से हम उनको हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की ओर बढ़ते हैं और उसके बारे में उसका फॉर्मूला हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, आपको वो अच्छे वाला फॉर्मूला ही लेके चलता हूँ। जैसे एक आपके पास बॉब है, गेंद है, बॉल है, उसको आपने रस्सी से, जिसकी लेंथ एल है, इससे आपको इसने इस रस्सी की मदद से, इस स्ट्रिंग की मदद से आपने इस बॉब को लटका दिया है। इसको आपने क्या किया, यहाँ पर इसको मोमेंट कराया, जैसे झूले की तरह। जिस तरह से आप झूले पर बैठे हो, आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, हम झूले पर बैठे हैं, झूले ले रहे हैं। अब आपसे कोई कैदा आपको ये कह दे कि झूले पर बैठे हुए हो और एक झूला लेने में आपको कितना समय लगेगा, कितना टाइम पीरियड हो, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। आप एक झूला इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, उस टाइम पीरियड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, उस टाइम पीरियड को आप निकाल सकते हो। बहुत ही शानदार फॉर्मूला आता है। देखिए दोस्तों, टाइम पीरियड को टी से लिखा जाता है, इसकी लेंथ एल है, तो ये इतना डेफिनेटली है कि ये एल पर डिपेंड करता है। मैं एल टू पावर ए ले लेता हूं। साथ ही साथ ये टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है, इसके पावर में बी ले लेता हूं। इन दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि उस झूले पर एक छोटे से बच्चे को बिठा दिया जाए, उस झूले पर आप जितने बड़े विशालकाय प्राणी को बिठा दिया जाए, बताइए दोनों को जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा? दोस्तों, सेम लगेगा। दोनों को सेम टाइम इंटरवल लगेगा, यानी जो टाइम पीरियड है दोनों का सेम होगा। किस तरह से निकालेंगे, देखो रिलेशन किस तरह से निकालते हैं। LHS इधर क्या आ जाएगा, T⁻⁴ टाइम है। RHS में क्या आ जाएगा दोस्तों, L⁴A ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L T-2 होता है, पूरे की पावर B ये आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, L⁴ इधर तो A है, इस B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, L⁴B T⁻⁻2B। इन दोनों को एक साथ रख दो, L⁴A प्लस B। जब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, ठीक है। यहां T⁻⁻2B। दोस्तों, LHS में क्या था, LHS में T⁻⁴ LHS इज इक्वल टू RHS। तो इधर क्या है, L⁴A प्लस B T⁻⁻2B। बताइए दोस्तों, A प्लस B, इधर L नहीं है ने, इधर L नहीं है, इसका मतलब L⁴ इसको पे क्या बोल सकता हूं, 0। इधर L नहीं है तो इसको ऐसे बोल सकते हो आप। तो L कंपैरिजन करो तो इधर 0, यानी A प्लस B इक्वल टू 0, यानी A इक्वल टू -B। ठीक है, T⁻⁻2B इधर कितना है, 1 है। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। A इक्वल टू -B है, यानी B की वैल्यू है -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी A की वैल्यू है हाफ और B की वैल्यू -हाफ। देखो दोस्तों, क्या आ जाएगा, T∝2 L2 पावर कितना आया है, हाफ। B2 पावर कितना आया है, -हाफ, सॉरी G2 पावर। G2 पावर क्या है, -हाफ। -हाफ को कैसे लिखा जाएगा, यानी नीचे ले जाओ,
L टू पावर प्लस हाफ G टू पावर प्लस हाफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साथ में एक कांस्टेंट आएगा जिसे मैं K बोल देता हूं, कांस्टेंट K लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू K अंडर रूट L अपॉन G। ये रहा मित्रों एक सुंदर सा एक्सप्रेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किस प्रकार हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक सुंदर सा रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे दिमाग को खराब करने वाला एक फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, आगे आपके सामने इस तरीके से आप जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। आपके लिए होमवर्क है, आपको मैं एक और इस तरह का एग्जाम्पल कराता हूं जिसमें आप पढ़ोगे। देखिए, एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने पूछा है, मैं आपको लिखवा देता हूं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव depends on wavelength lambda, wavelength of the wave, density, यानी मास डेंसिटी रो, एंड वेलोसिटी, मास डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके कारण। तो आपको फाइंड आउट करना है रिलेशन। तो किस तरह से सोल्व करोगे दोस्तों? सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। वाटर वेव की वेलोसिटी को मैं v से लिख देता हूं, यहां से v से लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव वो किस पर डिपेंड करता है? लेमडा पर, जिसकी पावर a मान लेता हूं। मास डेंसिटी रो पर, जिसकी पावर मैं b मान लेता हूं। आपकी चॉइस है ये, आप फ्रीडम है आपके पास इसकी, आप कोई सा भी लेटर मान सकते हो ABCD के अंदर। रो टू पावर b और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G टू पावर c बोल देता हूं, ठीक है दोस्तों। इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं, आइए देखते हैं। LHS, बताओ मित्रों, LHS वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन L T टू पावर -1, ठीक है। कहीं गड़बड़ है तो बता देना। RHS लेमडा टू पावर a, लेमडा यानी लेंथ, इसका पावर a है। रो मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी m, वॉल्यूम यानी L क्यूब, और वो नीचे में जाएगा तो -L क्यूब, इसका पावर b। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है L अपॉन T2, -2 आ जाएगा, इसका पावर c। एक साथ रखे, m कितना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले मैं, a को अंदर ले जाओ, LA अंदर m b L -3b, यहाँ LC T -2c, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, LHS को RHS से, पहले RHS क्लियर करें। यहां m कितना है पूरे में, ये RHS चल रहा है, m पूरे में कितना है, b है, ठीक है साहब। L कितना है, a यहां पर है, c यहां पर है, L टू पावर a प्लस c, क्लियर है। T रेस टू पावर कितना है, L यहां पर है, L पहले ले लिया हमने, सॉरी भाई, L तीनों जगह है, -3b भी है, -3b हो रहा है साथ में, -3b प्लस c, ठीक है। ये भी लेना आपको L पे, ये भी लेना है और ये भी लेना है, ठीक है। अब T कितना है, T -2c, क्लियर है। LHS इक्वल टू RHS,
बताओ दोस्तों, LHS का क्या है, L⁻1 T⁻1 RHS M⁴A L⁴A माइनस 3B प्लस C T⁻²C। क्लियर है? बताओ, इधर m नहीं है तो m² कितना बोल दूं, 0। m⁴A m⁴0 a इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू L⁴ इधर 1 है, इसको 1, इक्वेशन 2। इसको और इजी कर सकते हो आप, a की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या बन जाएगा, -3b प्लस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 2b बोल दो, इसको a बोल दो। ठीक है, या आप a b से कंफ्यूजन में हो जाओगे, इसको छोड़ ही दो, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। इसको 1 बोल देता हूं मैं, इसको 2। तीसरा, t से कंपैरिजन करो, -2c इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, इक्वेशन 3। आपने क्या करना है, c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को आगे ले जाता हूं, फिर अपने वापस पीछे आ जाएंगे। देखो, आपको करना है -3b प्लस c इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू है हाफ, -3b प्लस c इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हाफ। ये हाफ यहां पर पुट कर दो, -3b प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, -3b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस हाफ को उधर ले जाऊं मैं, तो ये 1 माइनस हाफ, ये कितना बच गया, -3b इज इक्वल टू हाफ और b इज इक्वल टू, इसको भी नीचे ले जाओ, -1/6। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास c इज इक्वल टू हाफ है, b इज इक्वल टू -1/6 है, a इज इक्वल टू 0। रिलेशन क्या था दोस्तों अपना, अपना रिलेशन था वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू पावर a, डेंसिटी टू पावर b, और तीसरा था अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g टू पावर c। ये था ना? ठीक है, वेलोसिटी एक बार देख लेते हैं, लैम्डा टू पावर a, रो टू पावर b और g टू पावर c। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 0। रो की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है, -1/6, रो टू पावर -1/6, और c की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये रहा रिलेशन, यानी ये लेमडा पर डिपेंड नहीं करता, रो टू पावर -1/6, जी टू पावर 1/2। इस तरह से दोस्तों आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कहीं मिस्टेक है तो एक बार वो देख सकते हो, चेक कर लेते हैं। L⁻⁻1 रो लेमडा L हो जाएगा, डेंसिटी m L⁻⁻3 b, और ये L T⁻⁻2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, a प्लस c। अरे गलत हो गया दोस्तों, गलत हो गया, यहाँ L नहीं नहीं, सही है सही है सही है, L⁴A है, ठीक है, m⁴B है, L⁻⁻3b है, ठीक है, L⁻C है, -2c, सही है, क्लियर है। ठीक है, L⁴A -3b प्लस c, a3b c, ठीक है, m⁵B और T⁻⁻2c। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, a -3b प्लस c, -3b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, -2c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। c इज इक्वल टू हाफ यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हाफ उधर चला जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ, b इज इक्वल टू -1/6, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका
रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। करेक्ट रिलेशन क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। इस एप्लीकेशन में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस एप्लीकेशन में हम चेक करने वाले हैं, तो हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, उस रिलेशन को यानी वो करेक्ट है या नहीं उसकी जानकारी हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम कर सकते हैं टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम जंप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट सिस्टम में वैल्यू मालूम है, आप सीजीएस में फाइंड आउट करना चाहते हैं। आपको सीजीएस में मालूम है, आपको एफपीएस में मालूम कर सकते हो। आपको सीजीएस में मालूम है, आपको एसआई या एमकेएस बोल सकते हो, एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हो। मित्रों ये इसकी खूबसूरती है, आप बहुत जगह उलझन में फंस जाओगे। आपको सीजीएस में यूनिट सिस्टम में आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, आपको क्या करना है, उससे कोई फॉर्मूला डिराइव करना है और उस फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट करके आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे एग्जांपल बताऊं आपको, बहुत ही यानी ये तो समस्या सबसे ज्यादा आने वाली है 11th 12th और हायर एजुकेशन के अंदर, हर जगह आपको ये समस्या आने वाली है, क्योंकि बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि हर फिजिकल क्वांटिटी का जब हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक न्यूमेरिकल शो करना चाहते हैं, क्योंकि आप फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हो, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, उनसे संबंधित उनके टॉपिक्स। तो आप हायर क्लास के अंदर जाओगे तो हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से स्टडी करोगे। अब उस टॉपिक की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते समय आपके सामने ये समस्या आने वाली है जो मैं बता रहा हूं। जैसे आपको एक आसान सा एग्जांपल बताता हूं, आपको कह दे कि डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है और इसको कोई डायरेक्शन दे दी, सपोज आई कैप में है, वो आप इसके बारे में नहीं जाओ, आप आगे समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। आपको दे दिया टाइम, वो दे दिया 1 सेकेंड। आपको कह दिया, सपोज यहां पर सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कह दे कि आप वेलोसिटी फाइंड आउट करो, आपको वेलोसिटी एसआई में चाहिए, तो आपको क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप क्या करोगे, 5/1 कर दोगे, आप आ जाएगा 5, आगे यूनिट लगाओगे मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि आपकी जो यूनिट है वो तो मीटर पर सेकेंड है दोस्तों, आप यहां पर सेंटीमीटर रख रहे हो। इसलिए बता रहा हूं आपको, हर फिजिकल क्वांटिटी का जब न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके सामने डेफिनेटली ये समस्या आने वाली है, तो वहां पर आपको कन्वर्जन आना चाहिए। आपको एग्जामिनर यहां पर डाउट में डाल रहा है, वो कह रहा है कि आप पहले इससे आगे बढ़ने से पहले यहां पर काम करो, कुछ क्या करो, इस 5 सेंटीमीटर को किसमें बदलो, मीटर में बदलो। अब इस 5 सेंटीमीटर की मीटर में वैल्यू कितनी होती है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वही काम हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन के द्वारा करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है, और आपको मैं बता दूं कि आप इस क्लास के अंदर, आप 11th क्लास जिस क्लास में हो, आप जिसका सिलेबस पढ़ रहे हो, आपको डेफिनेटली 11th क्लास में भी बहुत समस्या आने वाली है और 12th में भी आने वाली है, यदि आपने इसको अच्छे से नहीं किया दोस्तों। डेफिनेटली बता रहा हूं मैं आपको, बहुत जरूरी बात है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप जरूर तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है इसको पढ़कर। तो आइए दोस्तों, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको लिखते कैसे हैं, उसका वैल्यू साथ में उसकी यूनिट। ये तो है मैग्नीट्यूड, कोई फिजिकल क्वांटिटी है
उसको इस तरह से लिखा जाता है, ये तो है उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, यूनिट। जिस यूनिट सिस्टम में आप उसकी वैल्यू देखना चाहते हो वो ये है, और वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, यानी एक फिक्स वैल्यू होती है और उसकी यूनिट होती है। जैसे एमकेएस में जैसे आपको बता दिया जाएगा फोर्स 1 न्यूटन, आपने किसी वॉल पर फोर्स लगाया, इस पर आपने फोर्स लगाया कितना, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो वो 1 न्यूटन जो है वो न्यूटन तो होगी यूनिट, 1 होगी उसका मैग्नीट्यूड। 2 न्यूटन ना लगाया आपने, 2 वैल्यू हो गई और यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो इस तरह से दोस्तों हम उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। तो अब सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको उसमें मैंने उसको लिख दिया 1, तो दूसरे वाली में मैं इसको कैसे लिखूंगा, कांस्टेंट है, तो दूसरे वाली में भी कांस्टेंट ही हो गया, तो वहां पर इसकी वैल्यू बदल जाएगी और यूनिट भी बदल जाएगी। ये जो यूनिट है, यानी हम यही तो काम करना चाह रहे, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट में जाना चाह रहे। तो देखो दोस्तों, यहां पर इसकी वैल्यू तो ये फिक्स वैल्यू होती है किसी भी यूनिट सिस्टम के अंदर। सपोज उसकी यूनिट सिस्टम में, उस यूनिट सिस्टम में यानी उसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सपोज मैं मान लेता हूं m1 l1 t1, ठीक है, और इसकी पावर ए बी सी जो भी है फिक्स है ना। ऐसे ही इस यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू तो फिक्स है और इसकी डायमेंशनल इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, फिक्स होगी। डायमेंशनल इक्वेशन यूनिट सिस्टम में, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाते हैं तो नहीं बदलती है, ध्यान रखना इस चीज का, तभी तो हम इसका फायदा उठा पाते हैं। यानी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम जाते हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन नहीं बदलती है, ठीक है। अब इसमें डायमेंशनल इक्वेशन ये थी, इसमें ये रहेगी, बस सिस्टम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये वन सिस्टम है और ये 2 वाला है। यानी ये हो सकता है ये सीजीएस है, ये एफपीएस है, या ये ऐसा ही है, ये एमकेएस है, या ये सीजीएस है। तो ये सिस्टम बदल रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। सपोज मैं इस दूसरे सिस्टम में वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, यानी N2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो मैं सारा का सारा इधर ले आऊंगा, तो सारा का सारा इधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये N1 M1, इधर M1 है, M1 टू पावर ए, L1 टू पावर ए, T1 टू पावर, सॉरी यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ नीचे इसमें क्या आ जाएगा, M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। अब आप कह रहे होंगे कि सर डायमेंशनल इक्वेशन सेम है तो ये काट दो आपस में। नहीं बेटा, काटना नहीं है, यही तो काम की बात है। देखो यहाँ M1 है, यहाँ M2 है, उस यूनिट सिस्टम में उस मास की वैल्यू कितनी होती है वो आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ। एक एग्जांपल के द्वारा आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2, दोनों का पावर सेम है, L1 अपॉन L2, इनकी पावर भी क्या है, सेम है, और T1 अपॉन T2, इनकी पावर भी क्या है, सेम है। यानी आपको यदि M1 M2 की वैल्यू मालूम हो, L1 L2 की वैल्यू मालूम हो, T1 T2 की वैल्यू मालूम हो, ए बी सी जो उस डायमेंशनल इक्वेशन पर डिपेंड करता है, जो उस फिजिकल क्वांटिटी की है, जो आपको पता ही है। जैसे एनर्जी है M1 L1 T माइनस M1 L2 T माइनस 2, फोर्स M1 L1 T माइनस 2, तो वहां पर आपको ए बी सी की वैल्यू मालूम होती है और साथ ही साथ M1 M2 इनकी वैल्यू भी मालूम होती है। इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एम के एस इधर मैं ले लेता हूं CGS, ज्यादातर आपको यही समस्या आने वाली है। तो यहां मास को किस में लिखा जाता है, केजी में, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। यहां मास को किस में लिखा जाता है, ग्राम में। ये मास आप, ये वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर लेंथ, यहाँ लेंथ 1 मीटर में मेजर किया जाता है। तो 1 मीटर एक मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। आप सभी को मालूम भी है ये सब। और यहाँ पर सेंटीमीटर, टाइम यहाँ सेकंड, यहाँ भी सेकंड, ठीक है।
तो आपको यहाँ कन्वर्ट करने की किसकी जरूरत है, मास 1 kg लिखोगे तो 1 kg को 1000 ग्राम लिख देना, और लेंथ 1 मीटर लिखोगे वहां 100 सेंटीमीटर लिख देना, यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे आप उसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको एग्जाम्पल कराता हूं। आपको कोई कह दे कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ये डाइन कौन है दोस्तों, सर बताइए ना, डाइन कौन है, डाइन कौन है, डाइन बताइए। आप समझ चुके होंगे डाइन कौन है। चलो कन्वर्ट करते हैं। डाइन बेटा फोर्स की एक यूनिट है जो सीजीएस में है, ठीक है, सीजीएस। ये है न्यूटन यानी एमकेएस। आपको न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 न्यूटन, फॉर्मूला लगाता हूं पहले मैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितनी वैल्यू है, 1। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2। ये सारे के सारे 1 बोल देता हूं मैं, ठीक है। इधर बढ़े, N2 आपको फाइंड आउट करना है, डाइन में कितनी वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करना है। डायमेंशनल इक्वेशन सेम रहेगी, M1 L1 T माइनस 2, बट MLT चेंज हो जाएंगे, यहां पर 2 हो जाएगा 2। आपको N2 फाइंड आउट करना है, इसके बट्टे में ले आओ ये सब। इधर तो 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे लिख देता हूं चलो, M1 अपॉन M2 पावर M1 अपॉन M2 पावर कितना है 1, L1 अपॉन L2 पावर कितना है 1, T1 अपॉन T2 पावर कितना है -2, ठीक है। M1 की वैल्यू बताइए दोस्तों, M1 किसको बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं। इसमें मास, ऐसा M के सिस्टम में मास 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 kg, नीचे M2 यानी इसमें, ये यहां पर M1 L1 T1 है, यहां पर M2 L2 T2 है। यहाँ मास को M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को L2 से और टाइम को T2 से। यहाँ मास को L1 से, M1 से, लेंथ को L1 से, टाइम को T1 से, ठीक है दोस्तों। इनकी पावर क्या हो जाएगी 1। लेंथ को यहाँ पर मीटर से, यहाँ पर सेंटीमीटर से, पावर 1। टाइम यहाँ सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड, पावर -2, ठीक है। और क्लियर करें इसको, चलो 1 kg, ऊपर 1 kg है, नीचे ग्राम है। मैं नेक्स्ट में लिख देता हूं, यहाँ N2 इज इक्वल टू यहाँ 1 kg है, 1 kg को मैं क्या लिख दूं 1000 ग्राम, पहले बताया था मैंने आपको, नीचे 1 ग्राम ऊपर ग्राम, पावर 1। 1 मीटर है, सेंटीमीटर में कितने होते हैं 100, नीचे सेंटीमीटर, पावर 1। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2, कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1000। ये वैल्यूज है, इनको आप ब्रैकेट लगाने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना है 1000, यहाँ पर कितना बचा हुआ है 100, और यहाँ पर 1 टू पावर -2, 1 की पावर -2 यानी 1 अपॉन 1, और उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1000 क्या लाखों अरबों खरबों कितनी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा 1 आता है, तो इसका कोई महत्व है नहीं है, हटा दो। हटा दिया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 10000, कितना हो गया दोस्तों 10⁵ किसमें है 1 न्यूटन को किसमें बदलो, डाइन जी में बदलो, जो हमको डरा रही थी इतनी देर से, जिसके बारे में हम मालूम नहीं कर पा रहे थे, उसको मालूम कर लिया किसकी मदद से, डायमेंशनल इक्वेशन की एप्लीकेशन, डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से। डायमेंशनल इक्वेशन की एक एप्लीकेशन, सबसे शानदार जानदार एप्लीकेशन, जिसकी मदद से हम बहुत बड़ी डिफिकल्टी को चुटकियों में हल कर लेते हैं, हमें मालूम नहीं था
1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। इसी प्रकार आपके लिए एक और एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल, आइए दोस्तों करते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, अर्ग में कन्वर्ट कीजिए किसको, एक एनर्जी है जिसकी वैल्यू है 1 जूल। बताइए दोस्तों, देखो करते हैं हल, सॉल्यूशन। सबसे पहले यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एनर्जी m1L2T-2। बताओ, इसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त करने की कोशिश करता हूं। इस यूनिट सिस्टम में मैंने इसको बोल दिया m1L1T, ठीक है। उसमें कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1, n1 की वैल्यू कितनी है 1, इधर लिख देता हूं 2, यहां पर लिख देता हूं m2L2T2 माइनस 1 2 माइनस 2, n1 की वैल्यू 1, n2 फाइंड आउट करना है, n2 इक्वल टू 1 है तो इसको आप ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, m1 अपॉन m2 पावर 1, L1 अपॉन L2 पावर 2, T1 अपॉन T2 पावर -2। देखो दोस्तों, m1 किस में आएगा, m के सिस्टम है kg में आएगा, m2 किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अरे दोस्तों, L1 किस में आएगा, मीटर में आएगा सर। L2 किस में आएगा सर, सेंटीमीटर में आएगा। पावर कितना लगा दें, 2 लगा दें। टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा, यहाँ पर भी 1 सेकंड, टाइम -2 लगा दो, ये कट जाएगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहीं पर इसका खात्मा कर देते हैं। केजी की जगह मैं क्या लिख दूं, 1000। देखो दोस्तों, यहां कितना लिख दूं, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर लिख दो सर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, पावर 2 लगा दो। इसका पावर 2 करेंगे कितना बन जाएगा, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 1000 गुणा 100 की पावर 2, 2 का 4 जीरो बन जाएगा, जितने जीरो स्क्वायर करते ही डबल हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7। क्या आ गया मित्रों, अर्ग आ गया। बहुत ही आसान सा है न, मजा आ गया ने। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे सर, 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। अरे दोस्तों, क्या पढ़ रहे हो आप, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स पढ़ रहे हो। फिजिक्स रटने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपके साथ धुरंधर धुरंधर टीचर जुड़ेंगे, आपको स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता कहाँ है। फिजिक्स तो सोचने समझने का विषय है दोस्तों, और इसका आनंद लीजिएगा, मजे लीजिएगा। आइए आपको बहुत ही शानदार सा एग्जाम्पल करवाता हूँ। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल कराता हूँ जो नीट 2024 में आया है। करें, आर यू रेडी? चलो, नीट 2024 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, नीट 2024, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, along moving along x direction varies h, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो इसको मैं u से लिख देता हूं, यहां u है, तो u इज इक्वल टू ax² अपॉन √x प्लस b। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द a² अपॉन b
आर द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर ए स्क्वायर अपॉन बी इच। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन चलो आप इसमें आएंगे तब बता दूंगा, हम आपको वहां से क्लियर भी करा देंगे। सॉल्यूशन पे चलते हैं, अपने लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो बेटे, आपसे पूछा है ए स्क्वायर अपॉन बी, आपको ए की डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है, बी की फाइंड आउट कर लेना है, ए का स्क्वायर कर देना है, बी से डिवाइड कर देना है, इजी है। चलो सबसे पहले यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वही इसकी होगी। एक कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया बी का। बी की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी दोस्तों वो किसके इक्वल होगी, अंडर रूट एक्स के इक्वल होगी। अंडर रूट एक्स क्या है, लेंथ है, बताया ना वहां पर, यानी L टू पावर 1/2। क्लियर है। बी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, L टू पावर हाफ। ए की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है दोस्तों, अब आपके सामने समस्या खड़ी हो गई। समस्या खड़ी क्या हो गई कि अब तो आपको, हाँ समस्या क्या है, इजी है, इसको फाइंड आउट करो, इसका फाइंड आउट करो, इन दोनों का सेम है, इससे डिवाइड कर दो। यू एनर्जी की आपको मालूम ही है, LHS। देखो AX स्क्वायर, मैं आपको एक AX स्क्वायर अलग ही रख लेता हूं, एनर्जी इंटू नीचे, इन दोनों में से एक से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर बी से मल्टीप्लाई कर दो। एनर्जी की M1L2T-2, बी की कितनी है, बी की अभी निकाली हमने L टू पावर हाफ। चलो जी, ये A है, A की फाइंड आउट करनी है आपको, एक्स स्क्वायर की नहीं, तो एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाता हूं, L टू पावर 2। काम किसका हो गया तमाम, L2 गया। चलो लिखो इसको, M1 L टू पावर हाफ T-2। ए की डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, बी की आ गई, ए का स्क्वायर कर दे। ए स्क्वायर की डायमेंशनल इक्वेशन बताओ दोस्तों, इसका स्क्वायर कर दो पूरे का, M टू पावर 2, 1 का डबल होते ही 2, L टू पावर हाफ, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इनटू में चला जाएगा, T टू पावर -2 और इनटू डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, M टू पावर 2, L टू पावर 2 से 2 गया, 1 प्लस का माइनस का, हाँ प्लस का ही है, ठीक है, T रेस टू पावर -4, ये आ गया ए स्क्वायर। आपसे किसका पूछा, ए स्क्वायर अपॉन बी, बी वाला डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर की लिखा M2L1T-4, बी का डिवाइड किया, बी का डिवाइड किया, क्या किया, L टू पावर हाफ, इसको ऊपर ले जाओ, ये माइनस हाफ बन जाएगा, यहाँ हाफ बचेगा, तो M2L टू पावर हाफ T टू पावर -4, ये आ गया किसका, ए स्क्वायर अपॉन बी का डायमेंशनल इक्वेशन, जो किसमें पूछा था, नीट वालों ने पूछा था। बताओ आपको आता है रे, कर लिया ना आपने झटपट आंसर। ये तो आपका नीट के जो क्वेश्चन है उनको भी आप झटपट कर सकते हो दोस्तों। आपने लेक्चर मजे के साथ पढ़ा है, आनंद के साथ पढ़ा है, तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद मेरे साथियों, प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम जानेंगे, ये हमारा जो चैप्टर है ये लगभग कंप्लीट हो गया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे, एरर क्या होती है उनके बारे में जान लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल इसका जो बचा हुआ भाग है, जो इसका जो शेष जो रहा हुआ है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर इस चैप्टर को करेंगे क्लोज, फिर नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे आगाज, और फिर उसको भी कर देंगे क्लोज। इस तरीके से हम फिजिक्स पढ़ते रहेंगे मजे के साथ, मस्ती के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार।